गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल हो और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 78, जो कि तारीख हो चुकी है आज 30 नवंबर 2023 और 30 नवंबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें तुम्हारा भी एक चैप्टर लिखा हुआ हो। यानी तुम इतना पढ़ लो कि जिस किताब को आज आप पढ़ रहे हो उसके अंदर भविष्य के अंदर आपका एक चैप्टर लिखा हुआ मिल जाए, तो अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 मिला है, ये मिला है अपने पॉल लिंच को मिला है। एक सेकंड दोस्तों, मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। पॉल लिंच को ये मिला है। हाँ, ये पॉल लिंच को मिला है, जो कि बुकर पुरस्कार 2023 मिला है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। जो ये बुकर पुरस्कार 2023 मिला है, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई पुस्तक के लिए मिला है और पैगंबर उपन्यास के लिए मिला है। और ये पॉल लिंच है, ये आयरलैंड के रहने वाले। इन्होंने जो बुक लिखी है उस बुक के अंदर 4 बच्चों की माँ की कहानी लिखी है। और पहली बार ये कब मिला था बुकर पुरस्कार? तो ये पहली बार 1969 के अंदर मिला था। और 2022 में किसको मिला है? तो साहन करुणा तलिका को 2022 के अंदर मिला है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2022 वाला आपको पूछ सकता है। तो साहन करुणा तलिका को मिला है 2022 वाला। अच्छा, हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस बार किसको मिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस बार मिला है जॉर्ज गोस्पिडनो को मिला है। टाइम सेंटर के लिए मिला है। 2022 वाला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला था? तो ये मिला गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए 2022 वाला। इसके अलावा भारतीयों को बुकर पुरस्कार कब मिला? तो भारतीयों को बुकर पुरस्कार मिला है पहली बार सलमान रुश्दी को मिला है, जो कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला 1981 में। फर्स्ट भारतीय को मिला सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला है 1981 के अंदर। और फर्स्ट भारतीय महिला को कब मिला था और वो कौन है? तो फर्स्ट भारतीय महिला अरुंधति रॉय है और 1997 में इसको मिला था। किस बुक के लिए मिला था? द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार मिला है, जो कि 1997 के अंदर मिला है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं तो व्यास सम्मान ये किसको मिला है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान मिला है और पागलखाना उपन्यास के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 57वें नंबर का अभी पिछली बार मिला है, ये तो मिला है दामोदर मौजा को। इससे पहले 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो नीलमोहन फूकन को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसको मिला? तो बद्री नारायण को मिला और तुमड़ी के शब्द है उनके लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलेक्स कहाँ आयोजन किया है? तो ये नेटपोलेक्स अभी हाल ही में गुजरात के अंदर आयोजन इसका हुआ है। जो ये नेटपोलेक्स है ये नेवी का अभ्यास है और 9वें क्रम का है। वाड़ीनगर गुजरात के अंदर इसका आयोजन हुआ है। ICG मतलब भारतीय तटरक्षक बल, इसके महानिदेशक जो राकेश पॉल है उन्होंने इसका आयोजन किया है। और बेस्ट टूरिज्म विलेज ये कौन सा है? ये भी गुजरात के अंदर है। तो ये धोरडा गांव है गुजरात के अंदर। अभी हाल ही में गोल्ड फिश को स्टेट फिश किसने घोषित किया है? तो ये घोषित किया गुजरात ने। और इस ग्लोबल फिश जो कॉन्फ्रेंस हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? वो भी अहमदाबाद के अंदर हुआ है। और नैनो यूरिया जो प्लांट है वो कहाँ पर है? जो पहला है वो तो है कलोल गुजरात के अंदर, और जो दूसरा नैनो यूरिया प्लांट है वो है प्रयागराज के अंदर। संप्रीति जो एक्सरसाइज है, संप्रीति और बोंगो सागर ये किन के बीच में होती है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होती है। अच्छा, हरिमो शक्ति किन किन देशों के बीच में होती है? तो भारत और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति
अभ्यास होता है। सिम्बियक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र किन किन के बीच में होता है? तो सिम्बियक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र जो अभ्यास है वो भारत और सिंगापुर के बीच में होते हैं। जो जायज तलवार अभ्यास है ये किसके बीच में होता है? भारत और यूएई के बीच में जायज तलवार अभ्यास होता है। सिम्बियक्स और वज्र प्रहार तर्कस ये किन किन के बीच में होता है? भारत और यूएसए के बीच में सिम्बियक्स वज्र प्रहार और तर्कस अभ्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य के अन्नाकटुरा तिल को जीआई टैग मिला है? तो ये अन्नाकटुरा तिल किस राज्य का है? ये केरल राज्य का है अन्नाकटुरा तिल, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। अच्छा, इसको किस लिए मिला है? तो ये अन्नाकटुरा जो जीआई टैग मिला है तिल को, ये तिल इसके अंदर बहुत ही भरपूर मात्रा में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, इसलिए इसको मिला है। और जीआई टैग का एक्ट कब का है? 1999 का ये एक्ट है और इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फर्स्ट बार ये जीआई टैग कब किसको मिला है? तो फर्स्ट बार भारत के अंदर दार्जिलिंग की चाय को मिला है, जो कि वेस्ट बंगाल के 2004 के अंदर मिला है। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं पिछली बार अभी हाल ही में किन किन राज्यों को किस किस के लिए मिला है। तो अमरोहा ढोलक ये यूपी को जीआई टैग मिला है, अभी अमरोहा ढोलक है उसको जीआई टैग यूपी में मिला है। और अतुर पान के पत्ते इनको भी जीआई टैग मिला है, ये तमिलनाडु के। और सुंदरजा आम ये एमपी का, इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। और कम्बम अंगूर ये तमिलनाडु का है। और गामोसा ये क्या है? गमचा है, जो कि असम के लिए इसको जीआई टैग मिला है। और चुरपी ये चुरपी क्या है? चुरपी एक पनीर है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में यह चुरपी पनीर मिलता है। और याकनी का ये पनीर है, याक का पनीर है। इसके अलावा जैसे विटामिन का क्वेश्चन आ गया, तो हम विटामिन के बारे में जानते हैं। तो बी और सी, विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए डी ई के ये वसा में घुलनशील है। इसके अलावा हम देखते हैं जो कि विटामिन के जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या क्या है। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल, विटामिन बी का नाम B1 का नाम है थियासिन, विटामिन B2 का नाम है साइटोकोबोलिन, और विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल, और विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल, जो कि भांजपन, इसकी कमी से भांजपन हो जाता है और इसको ब्यूटी पर विटामिन बी बोलते हैं, यानी सुंदरता वाला विटामिन बी इसको बोलते हैं। और विटामिन के फिलोक्विनोन विटामिन के को बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित होगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा है। अच्छा, इसको स्टेट टाइगर स्टेट भी बोलते हैं मध्य प्रदेश को। और दमोह जिला है, वहाँ पर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने वाला है। अच्छा, किन किन के सहयोग से बनने वाला है? यह बनने वाला है नारादई अभ्यारण्य और दुर्गावती अभ्यारण्य, इन दोनों के सहयोग से ये बनने वाला है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व का नाम आता है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, बांधव टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, कूनो टाइगर रिजर्व है, जो कि कूनो टाइगर रिजर्व में अभी हाल ही में नामीबिया से चीते लाए गए थे। अच्छा, तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ कौन कौन से टाइगर रिजर्व के विलय से हो रहा है। तो ये एक तो है नोरादेही अभ्यारण्य, तो नोरादेही अभ्यारण्य, और दूसरा है दुर्गावती अभ्यारण्य, दुर्गावती अभ्यारण्य। तो इसके इन दोनों के विलय से अभी हाल ही में ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर बनने वाला है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व है जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, और पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के अंदर है, शिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा के अंदर है, पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल के अंदर है, सरिस्का टाइगर
रिजर्व है, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा, रामगढ़ विस्तारी ये राजस्थान के अंदर है, और रामगढ़ विस्तारी है जो रामगढ़ विस्तारी है ये राजस्थान के अंदर अभी हाल में 52वां टाइगर रिजर्व है। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ के अंदर है। नामदफा टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश के अंदर है। और दूधवा टाइगर रिजर्व है यूपी के अंदर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार के अंदर है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु के अंदर है। अमराबाद टाइगर रिजर्व है तेलंगाना के अंदर है। रानीपुर टाइगर रिजर्व है यूपी के अंदर है जो कि 53वां टाइगर रिजर्व है। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है एमपी के अंदर है। और दाड़ोबट अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर है। दंपा मिजोरम के अंदर है। और काजीरंगा और ओरंग टाइगर रिजर्व है असम के अंदर है। नागरहोल टाइगर रिजर्व है कर्नाटक के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस बायोगैस सम्मिश्रित योजना को कब से अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है? तो इसको अनिवार्य करने की अभी हाल ही में घोषणा की है 2025-26 से। ये जो प्राकृतिक गैस है इसके अंदर बायोगैस सम्मिश्रित होगी, अनिवार्य इसको कर दिया है। जिसके कारण क्या है कि कार्बन उत्सर्जन कम होगा, और ये कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव कम होगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं जो कि 2025-26 है। ये 2025, एक सेकंड में थोड़ा मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मार्कर थोड़ा ठीक नहीं है, एक सेकंड दीजिए दोस्तों। तो 2025-26 इसके अंदर 1% जो बायोगैस है ये मिलाई जाएगी। और 2026-27 है इसके अंदर मिलाई जाएगी 3%। और 2027-28 है इसके अंदर मिलाई जाएगी 4%। और 2028 और 29 है ना, इसके अंदर मिलाई जाएगी 5%। इस प्रकार से ये मिलाई जाएगी। अच्छा, जो पीएनजी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होगी पाइप्ड नेचुरल गैस, और सीएनजी होगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और 2070 तक भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन करना है, यानी कार्बन मुक्त करना है, कार्बन उत्सर्जन मुक्त करना है, जो कि 2070 का इसका लक्ष्य है। और एलपीजी गैस किससे किससे बनी होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन से बनी होती है। और हंसाने वाली गैस किसको बोलते हैं? तो हंसाने वाली गैस हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो पीएनजी और सीएनजी उपभोग में बायोगैस को मिलाना ही इसका उद्देश्य है, जो कि ये इस प्रकार से मिलाया जाएगा 2025-26 में 1%, 2026-27 में 3%, 2027-28 में 4%, और 2028-29 के अंदर 5% पीएनजी सीएनजी के उपभोग में बायोगैस मिलाना इनका टारगेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना किसने प्रारंभ की है? ये प्रारंभ कर दी है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह योजना प्रारंभ की है। इससे करीबन 80 लाख बच्चे लाभान्वित होने वाले, और प्रतिदिन 70 ग्राम पका हुआ गर्म खाद्यान्न मिलने वाला है। और इससे क्या होगा, जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको सुपोषित और स्वस्थ बच्चा मजबूत भारत ये होने वाला है, कि सुपोषित भोजन मिलेगा जिसके कारण स्वस्थ बच्चा और मजबूत भारत होने वाला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कहाँ पर है? तो ये यूपी में, और यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेस वे है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का समारोह कहाँ हुआ? तो इसका समारोह अभी हाल ही में असम के अंदर हुआ है, जो कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 वाला है। असम गुवाहाटी के अंदर अभी हाल ही में इसका समारोह हुआ है। और प्रदान करने वाले कौन हो गए? प्रदान करने वाले पुरुषोत्तम रूपाला हो गए, जो कि पशुपालन एंड डेयरी मंत्रालय के हो गए। जो इसमें फर्स्ट रैंक पर आता है, तो फर्स्ट रैंक वाले को तो 5 लाख रुपए दिया जाता है, फर्स्ट रैंक को 5 लाख रुपए। और जो सेकंड रैंक पर आता है उसको दिए जाएंगे 3 लाख रुपए।
और जो थर्ड रैंक पर आता है उनको दिया जाएगा 3 लाख रुपए। ये इस प्रकार से इसकी रकम होती है और ये असम गुवाहाटी के अंदर हुआ है। इसके अलावा असम के बारे में हम और जान लेते हैं। तो असम का जो नवीनतम क्लासिक डांस है वो कौन सा है, वो सत्रिया है और इसके जनक हो गए शंकरदेव। और इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो देंग पटकाई असम का वो राष्ट्रीय उद्यान हो गया देंग पटकाई। और असम के अंदर तेल का कुआं डिगबोई के अंदर है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहाँ से गुजरता है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास से गुजरता है, असम के अंदर ही है और दुबरी से सादिया तक है। और यहाँ पर नेशनल जो मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी यहीं पर है। इसके अलावा औरंग नेशनल पार्क भी यहीं पर है। और गज उत्सव ये भी असम के अंदर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ हुआ, तो ये भी हाल ही में गांधीनगर के अंदर हुआ है। एक सेकंड दोस्तों, ये भी गांधीनगर के अंदर हुआ है जो कि ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन हुआ है। ये गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ है और इसकी थीम है कैचिंग द ग्लोब क्रिएटिंग वैल्यू। ये इसकी थीम हो गई। यहाँ पर ये आप देख सकते हो कनेक्टिंग द ग्लोबल और क्रिएटिंग वैल्यू, ये इसकी थीम हो गई है जो आपके सामने। ये 24 से 26 नवंबर 2023 को इसका आयोजन हुआ है। और इसके अलावा हम देखते हैं तो अभी गोल्ड फिश को किसने स्टेट फिश घोषित किया, वो भी गुजरात ने ही किया है। अभी आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है, तो वो गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ही हुआ है, फर्स्ट और अंतिम। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन गांव वो कौन सा है, वो दोरडा गांव गुजरात ही है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे A23 एक का संबंध किससे है, तो A23 एक का संबंध विशाल हिमखंड से है जो कि ये एक आइस क्यूब है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 4000 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। और ये A23 ए क्या है, एक ग्लेशियर है जो कि विशाल हिमखंड है। दुनिया का सबसे बड़ा ये ग्लेशियर है जो कि 1986 के अंदर अंटार्कटिका महाद्वीप से टूट गया था और दक्षिणी महासागर की ओर ये जा रहा है, गति कर रहा है। ये बहुत बड़ा हिमखंड है जो कि 4000 स्क्वायर मीटर का है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो फिक्की के अध्यक्ष अभी हाल ही में अनिल शाह को नियुक्त किया गया है। फिक्की की फुल फॉर्म क्या है, तो फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये फिक्की की फुल फॉर्म होगी और इसकी स्थापना 1927 के अंदर हुई थी। और जो ये अनिल शाह है ये फिक्की के उपाध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त हुए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में। और सीईओ एंड एम के प्रबंधक भी है ये। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी है, शानदार लगी है, जानदार लगी है। अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इसको आगे से आगे क्लास को बढ़ाइए ताकि सभी दोस्तों को फ़ायदा मिल सके। और इसकी पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाइए और पीडीएफ भी आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच।